Students, I again welcome you in रसायन अकेडमी। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट में एक बड़ा सिंपल सा वैसे आर्टिकल लेकिन इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिकॉज यू नो दैट कोई कंपाउंड जो है दैट इज फाउंड ऑफ एलिमेंट्स by the combination of one or more, मतलब compound is formed by the combination of one or more than two elements। तो उस कंपाउंड के बीच में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, उसको अगर हमें परसेंटेज की फॉर्म में लिख रहा हो तो वेरी सिंपल, इट इज रियली वेरी सिंपल। तो वो हम कैसे करते हैं, जस्ट एक पासिंग रेफरेंस देकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज सोडियम सल्फेट है और मुझे कोई ये कहता है कि दैट सोडियम सल्फेट की आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालें, तो इट्स क्वाइट सिंपल, बहुत ही इजी है। और वो इजी ऐसे है कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट हुआ, तो सोडियम सल्फेट जो है उसमें 2 मोल सोडियम के 23 × 2, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया मैंने। इसके ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास हो गया 23 2, इसका सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 हो गए, तो ओवरऑल ये कितना आ गया 142। तो इसमें अगर मुझे परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालनी हो तो सिंपल सी बात यह है कि यहां से ही पता लगता है कि 142 ग्राम ऑफ क्या सोडियम सल्फेट में जो सोडियम है वो कितने 46, तो 100 में कितना आएगा, तो 46 अपॉन 10 ऐसे हो गए। ऐसे तो सल्फर निकालना है, बिकॉज आपको पता 142 में सल्फर जो है वो कितना है 32 है, तो 32 अपॉन 142 इंटू 100 इज वेरी सिंपल, यू सी। और जैसे ऑक्सीजन है तो टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन इसमें कितना है 64 इन 142 ग्राम्स, तो 64 अपॉन 142 इंटू 100, तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। तो ये सोडियम सल्फेट का था। ऐसे अगर कोई वैसी जस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्या सोडियम कार्बोनेट, आप सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। वही करेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, फिर उसमें सोडियम को, कार्बन को और ऑक्सीजन के अलग अलग से परसेंटेज निकाल सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है, वैसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, व्हाट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 70 ग्राम ऑफ क्या कॉपर सल्फेट 5H2O। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ 100 ग्राम में कितना, तो आप इसमें 70 में 80 में कितने में भी निकाल सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे कॉपर का एटॉमिक मास पता हो जो कितना होता है 63.5, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 ऑक्सीजन के लिए, प्लस 5 इंटू 18 वाटर का होता है, तो ओवरऑल आपने इसमें क्या निकाल लिया, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। तो इतने मॉलिक्यूलर मास में, मतलब जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा भाई, उतने ग्राम में कॉपर कितना 63.5, एक में कितना और 70 में कितना, जस्ट जैसे हमने निकालना है। तो दिस इज वेरी सिंपल फैक्ट ऑफ the percentage composition of various elements in a given compound। अभी हमें जो मेन यहां पर आर्टिकल डिस्कस करना है वो क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। बच्चों, वी शुड बी नोइंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखिए, अगर जैसे मैं कहूं कि ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का मास होता है, फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इनका जो नंबर है हो गया 6, 12 और 6। इसकी रेशो क्या होगी 1:2:1। तो मतलब इसका फॉर्मूला सिंपल रेशो की फॉर्म में क्या आ गया CH2O। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मींस कहने का मतलब ये हुआ, empirical formula simply tell us about the simple whole number ratio of various elements। Simply tells us about the simple whole number ratio of various elements present in that compound, है ना। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, yes, कि that it is not the actual formula। ये कभी भी actual formula नहीं होता, ये simplified simple ratio of various elements के बारे में बताता है और कुछ भी नहीं है। एक और बात है, ये ऑब्जेक्टिव में आपके लिए वर्ड आपके लिए काम आएगा। जैसे कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला, 2 कंपाउंड्स हैं, अगर उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो उनकी परसेंटेज कंपोजिशन भी हमेशा सेम होती है।
जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिए, बड़े सिंपल सिंपल से एग्जांपल है। जैसे ग्लूकोज अभी मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया, C6H12O6 होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो क्या होगी, 1:2:1। तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, यस ये देखिए CH2O। ऐसे ही एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका फॉर्मूला वैसे क्या हुआ, C एक कार्बन और एक ये कार्बन C2 हो गया, H कितना हो गया 3 and 1 4 और O2, तो इसका फॉर्मूला क्या आया 1:2:1। तो इसका भी एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा CH2O। मींस अगर मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल बी हैविंग द सेम परसेंटेज कंपोजिशन, या नॉर्मली परसेंटेज कंपोजिशन ना पूछे, सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन, सेम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, सेम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, भाई एक सिंपल सी बात है, इसमें आपको क्या करना है, वो जो पेयर है उनमें आप क्या करो, एम्पेरिकल फॉर्मूला उन दोनों को कंपेयर कर लो, तो जिन दो स्पीशीज का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम होता है उसकी परसेंटेज कंपोजिशन सेम होती है। आई होप सो दैट ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे H2O2 होता है, H2O2 इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में दो हाइड्रोजन है दो ऑक्सीजन है, तो उसकी सिंप्लीफाइड रेशियो इज 1:1। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ, HO, ये उसका फॉर्मूला हुआ। लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, वो उसका एक्चुअल फॉर्मूला है। जैसे अगर मैं कहूं भाई ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, जिसे हमें क्या पता लगा भाई ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन के एटम हैं, 12 हाइड्रोजन के एटम हैं, 6 ऑक्सीजन के एटम है, लाइक दैट इस तरीके से। तो देयर इज अ रिलेशनशिप वैसे बेटा बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, और वो हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n टाइम्स, where n is any whole number integer like 1 2 3 4, जीरो नहीं होता बच्चों, फ्रैक्शन में नहीं होता, इंटीजर है, जैसे 1 2 3 4। तो n को अगर आपको निकालना हो किसी के लिए तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे अगर मुझे ग्लूकोज के लिए निकालना हो तो ग्लूकोज के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो आएगा 180, और एम्पेरिकल मास CH2O, एक कार्बन 12, दो हाइड्रोजन 12 and 2 कितना हो गया 14, और ऑक्सीजन का 16, 14 + 16 कितना हो गया 30। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया 30। तो ग्लूकोज के लिए n की वैल्यू क्या होगी 180/30 = 6, ठीक है। तो इसका मतलब ग्लूकोज के लिए हम क्या कह सकते हैं, फॉर ग्लूकोज है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, ऐसे है ना। जैसे एसिटिक एसिड देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा, कैलकुलेट आप करके देखेंगे 60, एम्पेरिकल मास 30, तो इसके लिए n इज इक्वल टू 60/30, क्या आ गया 2 आ गया। रिमेंबर, ये इससे पहले 2 लेक्चर पहले मैंने आपको जब एवोगाड्रोस नंबर करवाया था तो उसके बीच में मैंने आपको उसकी यूटिलिटी बताई, वेयर आई जस्ट टोल्ड यू दैट किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्या 2 × वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास 2 × वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल मास इज इक्वल टू n। भाई कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास आपको उसकी वेपर डेंसिटी दी होती है, अगर आपको उसकी वेपर डेंसिटी दी हो तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला ऑल्सो। इसके हमें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है एंड वील बी मूविंग फ्रॉम वेरी सिंपल टू वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स। ये बच्चों ये जो लेक्चर है ये हमारा 30-40 मिनट्स का होगा, एंड आई विश कि आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें, सो दैट कि आपको इस एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सारे ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट भी समझ आ सके। जैसे इसमें कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुज कंपोजिशन इज, ये कंपोजिशन दी हुई है सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, ये आपको दिया होगा, ये स्टेटमेंट है, न्यूमेरिकल है। इसको हम ऐसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं इसको, ये न्यूमेरिकल हमें दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला, अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारे सेगमेंट्स हैं, क्या एलिमेंट, दूसरा क्या होता है परसेंटेज। आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले लिखा सोडियम कार्बन ऑक्सीजन, ये इनके सिंबल है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका आपको एटॉमिक मास देखना है,
एटॉमिक मास आपको पता है सोडियम का कितना होता है, इट इज 23, कार्बन कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन कितना होता है 16। इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। सुनो, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हम इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, एंड व्हाट इज द परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमने क्या किया, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। लेकिन अब ये देखो कि ये जो रेशो है ये सिंपल होल नंबर रेशो नहीं है। इसको अगर आपको सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करना है तो क्या फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारे पास इन सभी नंबर्स में से जो सबसे स्मॉल नंबर है, यहाँ पे जो 0.94 है, उससे आप इन सभी पैरामीटर्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो जैसे आपने डिवाइड किया 1.88 बाय 0.94 2 आ गया, 0.94 1 आया, 2.83 बाय 0.94 3 आ गया। अब देखिए सोडियम के सामने क्या आ रहा है 2, कार्बन के सामने 1 और ऑक्सीजन के सामने 3। तो इसका जो फॉर्मूला आया वो क्या आ गया, Na2CO3। ये इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, मैं बड़े आराम से इसको बोलूंगा, एंड आई विश कि आप सभी स्टूडेंट्स इसको साथ साथ में पॉज करके अपनी पेन पेंसिल के ऊपर इसके स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी लिखते चले जाएं। इसमें कि एक एलिमेंट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, इसमें दिया हुआ है आपके पास 54.24, हाइड्रोजन इज 9.05 और न्यूमेरिकल में ऐसा दिया हुआ है एंड रेस्ट बीइंग ऑक्सीजन, बाकी ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाकी ऑक्सीजन है तो व्हाट इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। भाई कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों है उसमें, तो अगर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन का आपको सम निकाल ले, 100 में से माइनस कर दे तो यू विल गेट, तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट विल कम आउट टू बी 36.71। ठीक, नाउ अब आपको सभी को पता है भाई एटॉमिक मास जो है वो है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, 54.24 बाय 12, 9.05 बाय 1 एंड 36.71 बाय 16। ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 4.52, ये आएगा 9.05 और ये आएगा 2.29। वही अगर आप उसके सिंपल होल नंबर रेशियो दी हुई है निकालोगे तो 2.29 से आप सभी को डिवाइड कर दो तो इट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2। अप्रॉक्सीमेटली वर्ड मैंने यूज किया क्योंकि उसको आपको राउंड अप भी कई बार करना पड़ेगा लास्ट के सेकंड या थर्ड नंबर पर, 4 और ये 1 ये आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हुआ C2H4O। सुनो, इस न्यूमेरिकल में एक चीज और दी हुई है और वो ये दिया हुआ है, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड, अगर इस कंपाउंड की वेपर डेंसिटी कितनी हो 44, फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास। तो आप इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालें। तो मैंने आपको इससे पहले बताया भी है भाई इसका आप एम्पिरिकल मास निकाल लें। एम्पिरिकल मास क्या आएगा 2 × 12 + 4 + 16, ये आ जाएगा 44। तो n क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास कब है, आपको वेपर डेंसिटी दी हुई है, इसका मतलब व्हाट इज दैट 2 × वेपर डेंसिटी बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, 2 × 44 बाय 44, तो ये कितना आ गया 2 आ गया आपके पास। तो इसका मतलब व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या है, देखिए C2H4O इंटू 2, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू C4H8O2।
इस लेक्चर में मैं अभी आपको 4 न्यूमेरिकल और करवाऊंगा और ये चारों न्यूमेरिकल टिपिकल हैं, काफ़ी टिपिकल न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जाम में आमतौर पे इनमें से एक आधा न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है, तो हम इनको ध्यान से प्रॉपरली समझते हैं बेटा। न्यूमेरिकल है कंपाउंड गिव फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, और वो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? सोडियम दिया हुआ आपको, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं क्या, एलिमेंट, साथ साथ में उसको पढ़ते चले जाते हैं, साथ साथ में करते चले जाते हैं। एलिमेंट क्या हो गया? सोडियम, सल्फर, हाइड्रोजन एंड रेस्ट बीइंग ऑक्सीजन। इसका मतलब ऑक्सीजन भी है, 4 एलिमेंट्स हैं उसमें। इसकी आपको परसेंटेज दी हुई है, कितनी है? 14.31, सल्फर की है 9.97, हाइड्रोजन की है 6.22 एंड रेस्ट बीइंग ऑक्सीजन। मतलब 100 में से आप इन तीनों को सम अप करके जब माइनस करोगे, यू विल फाइंड दैट इट कम्स आउट बी 69.5%। ठीक, अब उसमें ये बोला है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 322, ये दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज कितना है? 322। एंड ये इसमें बात कही है कि इफ ऑल द हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ crystallization, yes, very important, if all the hydrogens are present as water of crystallization, find out molecular formula। तो फिर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालें। पहली बात तो मैं इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालता हूं। देखिए, इसमें एटॉमिक मास आपको पता है, सोडियम 23, सल्फर 32, हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन 16। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हैं तो क्या आएगा? 14.31 by 23, 9.97 by 32, 6.22 by 1 and 69.5 by 16। ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 0.62, 0.31, 6.22 and 4.34। अब इसको मुझे अगर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करूंगा, इसमें जो सबसे छोटा नंबर है क्या 0.31 से सभी को डिवाइड कर दूं, तो ये डिवाइड करके आएगा 2, ये 1, ये 20 और ये आएगा 14। यस, इसका मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मूला आया Na2S O14 एंड H20। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। एम्पिरिकल मास ये आप कैलकुलेट जब करोगे 2 इंटू 23 प्लस 32 प्लस 14 इंटू 16 प्लस 20, ये आएगा 322। इसका मतलब ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्योंकि अगर एम्पिरिकल मास मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब यहां पर एक बात कही है क्या, इफ ऑल द हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, भाई जितना भी इसमें हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्म में है। अब वाटर क्या होता है? H2O। ठीक है, वाटर क्या होता है? H2O। यहां पे कितनी हाइड्रोजन है? 20, तो 10 वाटर हो सकते हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन में, एक वाटर में कितनी हाइड्रोजन? 2, तो 10 वाटर में कितनी हो जाएंगी? 20 हाइड्रोजन 10 वाटर के इक्विवेलेंट होंगी। जब 10 वाटर निकले इसमें से, तो 10 मतलब इसमें आने तो 10 ऑक्सीजन भी तो निकल गई, तो बाकी अब ऑक्सीजन कितनी बची? Na2SH है, SH है, ऑक्सीजन आपके पास 10 तो वाटर में निकल गई, बाकी कितनी बची? 4, मतलब 14 माइनस 10 इक्वल 4 और डॉट सारी हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में 10H2O मींस ऑल द हाइड्रोजन आर प्रेजेंट एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया वो क्या आया? Na2SO4 डॉट 10H2O। स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज इसके बीच में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर वो आपको समझ आ जाता तो फिर न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपकी कन्वीनियंस के लिए, टाइम को सेव करने के लिए मैंने पहले से सॉल्व करके कुछ रखा है, लेकिन इसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आई वांट टू डिवोट टाइम ऑन दैट। पहले मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इसमें पार्शियली लिखी हुई है, कुछ आप इसको लिख सकते हैं साथ साथ में।
A crystalline salt on being on heating become anhydrous and loses 46% of its mass. The percentage composition of anhydrous salt is ये दिया हुआ है आपको. Find out the formula of anhydrous salt and crystalline salt. पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं. देखिए आपको पता है काफी सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं which has got water of crystallization. तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ हाइड्रेटेड सॉल्ट salt dot XH2O, salt dot XH2O, जैसे कॉपर सल्फेट नहीं होता CuSO4.5H2O. ऐसे कई और सॉल्ट होते हैं FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O. ऐसे कोई सॉल्ट है उसके साथ XH2O है. मैंने इसको हीट किया तो इसलिए अपने वाटर को लूज किया तो उसका मास कम होएगा कोई. तो ये दो चीजों में चेंज हुआ, किसमें, सॉल्ट में और वाटर में. वाटर निकल गया. तो दिस इज लॉस ऑफ मास. 46% उसने अपना मास लॉस कर दिया. तो बाकी सॉल्ट का मास कितना रह गया, 54. वो कहते हैं जब हमने इस सॉल्ट को एनालाइज किया तो उसकी कंपोजिशन ये आई. देखिए न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. ए क्रिस्टलाइन सॉल्ट ऑन बीइंग हीटिंग बिकम एनहाइड्रस एंड लूजेस 46% ऑफ इट्स मास. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज, ये एनहाइड्रस सॉल्ट की परसेंटेज कंपोजिशन है. क्या, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, ये आपको दिया हुआ है. अब देखिए व्हाट इज दैट. एल्यूमिनियम 10.5 है. आपको पता है एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, पोटाशियम का होता है 39, सल्फर का होता है 32, सल्फर ऑक्सीजन का क्या होता है 16. ये होता है. ठीक. तो मैंने वही फॉर्मूला जो इससे पहले करवाए, ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए. तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम जब मैंने निकाले तो ये बाय 27, 39 बाय 32 बाय 16, तो ये आ गया. तो मेरे पास वही सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल के इसका फॉर्मूला आया के एल, के सामने 1, एल के सामने 1, के एल, सल्फर के सामने 2, S2, ऑक्सीजन के सामने 8, के एल S2O8. और ये देखा तो व्हाट इज दिस 258, ये आ गया इसका क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट. वो सॉल्ट जिसमें वाटर नहीं है. अब देखिए, अब हमें ये पता है कि अब देखो यहां से रिलेशनशिप देखिए. क्या आपको पता है कि व्हेन दैट सॉल्ट वाज हीटेड, इसने 46% अपना मास लॉस किया था. इसका मतलब ये हुआ भी उसमें अगर सॉल्ट 54 है तो उसमें वाटर का मास कितना है, 46 ग्राम है. तो क्या मैं इतने मास में के कॉरस्पॉन्डिंगली मास ऑफ क्या निकाल सकता हूं, वाटर निकाल सकता हूं. कैसे भाई, मैं ये कहता हूं, सुनिए, एक स्टेटमेंट ही लिख देता हूं कि 54 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय लॉस ऑफ वाटर. कितना, 46 ग्राम. तो 1 हाउ मच, 46 बाय 54, और आया तो आपके पास इतना 258 हाउ मच. तो ये सॉल्व करके आएगा 219.7. इतना मास ऑफ वाटर है. अब मोलको मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 अपॉन 18 कर दे तो अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट समथिंग आएगा, मींस 12. इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट विल बी KAlS2O8 डॉट 12H2O. आई होप सो ये न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा. नहीं तो दोबारा से इस क्लिप को देखें जब तक ये समझ नहीं आता. ये एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है. नए कंसेप्ट इसमें लगेंगे. नए कंसेप्ट में आपको समझाऊंगा, पुराने कंसेप्ट ऐसा आपको कहूंगा कि इसको क्लिप को सीधा डाउनलोड करें. क्वेश्चन है, ब्यूटायरिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ब्यूटायरिक एसिड का कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. अगर हम उसका 4.24 मिलीग्राम लें और उसको बर्न करें, 4.24 मिलीग्राम ऑफ इट इज व्हेन बर्न्ड it gave 8.45 milligram of carbon dioxide and 3.46 milligram of क्या, water. कहता find out empirical and Molko formula of the compound. और ये आपको दिया हुआ है given इसका जो molecular mass है वो कितना है, 88. सुनिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर हम कार्बन को बर्न करें तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड. कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है उसको बर्न करें तो हमें मिलता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर.
लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन है, इसे बर्न करें तो भी हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ब्यूटारिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसको आपने बर्न किया तो सर्टेनली उससे दो चीजें मिलेंगी, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब यहां पे आप ये देखिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी कार्बन से तो आएगी, जो उस कंपाउंड में कार्बन है उसी से तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट टू कार्बन। तो कार्बन अगर कितना हो 12, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनती है? 44। सिंपल सी बात है। तो यहां से हम एक फॉर्मूलेशन लगाते हैं और वो क्या है? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कार्बन 12, वन हाउ मच? 12 अपॉन 44, एंड जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी उतना, और अगर परसेंटेज निकालना तो 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड, भाई वो कंपाउंड का मास ऑफ कंपाउंड। ठीक, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी लगाऊंगा, फिर दोबारा ये चीज नहीं समझाऊंगा। ये एक फॉर्मूला है कार्बन की परसेंटेज को निकालने का फॉर्मूला। क्या होता है? 12 अपॉन 44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। और दूसरा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही बच्चों आप ये कह सकते हो वाटर इज इक्वल टू 2 ऑफ H। भाई जितनी उस कंपाउंड में हाइड्रोजन है वही तो वाटर में चेंज हुई होगी, और वाटर का अगर मास कितना होता है? 2, है ना? 2, तो सॉरी, हाइड्रोजन का अगर मास कितना होता है? 2, तो वाटर उसमें कितना बनेगा? 2 + 16 18। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये फॉर्मूला बनेगा। क्या फॉर्मूला है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ए गिवन कंपाउंड इज इक्वल टू 2 अपॉन 18 इंटू मास ऑफ वाटर इंटू 100 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपके पास दो सिंपल फॉर्मूले हैं। तो मुझे ये पता है कि 4.24 मिलीग्राम, देखो बच्चों यहां पर ये भी मिलीग्राम में है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलीग्राम में है और वाटर भी मिलीग्राम में। तो आप इसको सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर सभी ग्राम में तो सभी ग्राम में हो, सभी मिलीग्राम में सभी मिलीग्राम में हो, सभी किलोग्राम में सभी किलोग्राम में हो। तो अगर सभी सेम यूनिट में है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो पहले आप क्या करोगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन 12 अपॉन 44, 12 अपॉन 44, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना? 8.45 इंटू 100 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड कितना था? 4.24। ऐसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 2 अपॉन 18 इंटू मास ऑफ वाटर कितना? 3.46 इंटू 100 अपॉन वही 4.24। ये आपको सॉल्व करके आएगा। कार्बन की परसेंटेज आएगी 54.24 और हाइड्रोजन की परसेंटेज आएगी 9.05। ठीक है, 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, बाकी क्या आ गया? ऑक्सीजन। बाकी आगे सेम है कार्बन। ठीक है, वैसे सिंप्लीफाइड रेशियो निकाली। ये मेरे पास क्या आ गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल मास आया इसका 44, आपको ये दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास उसका कितना? 88। तो n इज इक्वल टू 88 अपॉन 44, 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C2H4O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? C4H8O2। ये जो न्यूमेरिकल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1.34 ऑफ योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। आमतौर पे टीचर्स अगर थोड़ा सा टफ पेपर डालने की कोशिश करें तो ये वाला न्यूमेरिकल उनकी फर्स्ट चॉइस होती है। मैं आपको समझाता हूं। न्यूमेरिकल है वेल्डिंग फ्यूल गैस, वो गैस जो वेल्डिंग के लिए यूज की जाती है, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। भाई उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, कौन कौन से? कार्बन है और हाइड्रोजन है। कहता है ऑन बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, जब मैं उसका एक छोटा सैंपल लेता हूं, पता नहीं कितना मास लिया, ऑन बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट, उसमें क्या बना? 3.38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनी एंड 0.690 ग्राम ऑफ क्या? वाटर बना। इतना वाटर मिला और इतना कार्बन डाइऑक्साइड मिला। वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस एट एसटीपी इज 11.6 ग्राम। कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आमतौर पे 5 मार्क्स का सीधा न्यूमेरिकल आता है, इसे थोड़ा समझते हैं। सुनिए, आपको पता है कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया कि जब उसको हम बर्न करते हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं।
एंड जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है किसी भी कंपाउंड की, वो उसके कार्बन से ही आएगी। तो कार्बन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिंपल सी बात है क्या, भाई 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम कार्बन 12, वन हाउ मच, और जितना दिया हुआ है उतना हाउ मच। इसका मतलब ये हुआ कि मास ऑफ कार्बन निकालने का सीधा फॉर्मूला क्या हुआ, 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस न्यूमेरिकल में फिट करें तो ये आएगा कितना, 12/44 इंटू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 3.38। ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 0.9218 ग्राम्स। सिमिलरली वाटर, आपको पता वाटर क्या होता है, H2O इक्वलेंट टू 2 ऑफ H। वाटर अगर 18 ग्राम है तो हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से 18 ग्राम ऑफ वाटर बनेगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर। इसका ये मतलब क्या हुआ, 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है कितना, 0.690 ग्राम। ये सॉल्व करके आपके पास आएगा 0.767 ग्राम्स, 0.067, ये आएगा। अब कई टीचर्स या कई बुक्स में इसको ऐसे किया जाता है कि पहले इसका मास, दोनों का मास ऐड कर लो, क्योंकि इस कंपाउंड में दो ही तो चीजें हैं क्या, कार्बन और हाइड्रोजन। ये कार्बन का मास है, हाइड्रोजन का मास है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, दैट विल बी टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। फिर उसकी परसेंटेज निकालो, तो वो अननेसेसरी कैलकुलेशन हो जाती है। लेट मी टेल यू, अगर किसी कंपाउंड में उसका मास ही पता हो हमें उसके एलिमेंट्स का, तो हम उसको सीधा यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ परसेंटेज। तो मैं उस चीज को यूज करता हूं। इस एलिमेंट में कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स है, कार्बन और हाइड्रोजन। मास ऑफ कार्बन कितने है, 0.9218, ये अभी हमने कैलकुलेट किया। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना, 0.0767। एटॉमिक मास 12 और 1 होता ही है। इसका रिलेटिव नंबर जब आप निकालोगे तो आएगा 0.9218/12, ये आएगा 0.0767, और ये तो है ही है 0.0767/0, मतलब ये आ गया, दोनों का सेम आ गया, तो इसकी रेशो क्या आ गई, 1:1। ठीक है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया, इसको CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या आ गया, 12 + 1 = 13। ठीक है, अब अगर किसी तरीके से मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास का पता लग जाए तो मुझको फॉर्मूले का पता लग जाएगा। देखिए यहां पे दिया वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर ऑफ दिस गैस एट STP वेज 11.6 ग्राम। मैंने आपको मोल कंसेप्ट में करवाया था क्या, भाई अगर किसी गैस का आपको मास निकालना हो तो उसका 22.4 लीटर का मास निकाल लो एट STP। तो यही लगाया सिंपल यूनिटरी मेथड। 10 लीटर ऑफ दिस गैस एट STP वेज कितना, 11.6 ग्राम्स, 1 हाउ मच एंड 22.4 हाउ मच। तो ये आएगा आपके पास कैलकुलेट करके कितना, 26। तो 26 ग्राम उसका 1 मोल का मास है, इसका मतलब ये उसका मोल मास हो गया बस। अब अगर मेरे को पता है इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 26, तो M = मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास = 26/13 = तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला = 2 इंटू CH = C2H2। ये वैसे गैस होती है एसिटाइलिन। ये जरूरी नहीं कि आपको नाम पता हो इसका, बस इसका फॉर्मूला क्या, C2H2। ये तो वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताया। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। मैंने इसके बीच में जो न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, शुरू में एक न्यूमेरिकल बहुत सिंपल, फिर उसके बाद एक छोटा सा ट्विस्ट, फिर और ट्विस्ट, मतलब हर फॉर्मूले में मैंने हर न्यूमेरिकल के बीच में एक नया कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश की। एंड आई हैव कवर्ड 5-6 न्यूमेरिकल जितने भी इसमें किए हैं। आप अगर इसमें परफेक्शन चाहते हैं तो सिमिलर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको करने होंगे। आई एडवाइज यू कि यू जस्ट गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स, जो भी आप उसको फॉलो करते हैं उसमें से कुछ और न्यूमेरिकल पकड़ो एंड उन न्यूमेरिकल्स को यहां पर विदाउट यूज ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करने की कोशिश करो एंड देन एंजॉय दिस कंसेप्ट। आई होप सो दैट यू मस्ट बी ऑल गेटिंग द बेसिक concepts of the chemistry
from my side. If it is like that, you must subscribe my channel so that you can get more and more information regarding this subject, chemistry. Thank you.